तो फाइनली एचडीबी फाइनेंशियल्स का आईपीओ लिस्ट हो गया है और बिग कांग्रेचुलेशंस जिनको अलॉटमेंट हुआ है। और कई भूले भटके लोग होंगे जिन्होंने शेयर होल्डर कैटेगरी से अप्लाई किया होगा या फिर बिग एचएनआई स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई किया होगा जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला होगा। तो उनके लिए भी कोई दुख मनाने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो लिस्टिंग डे के दिन यानी कि आज के दिन क्या उसे हम तुरंत ही बेच दें या फिर उसे होल्ड करके रखें, आज की इस डिटेल एनालिसिस में जानते हैं। और हाँ, क्या कोई लिस्टिंग डे के दौरान फ्रेश बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जानते हैं इस पूरे वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। तो सीधा हम लोग टॉपिक पे आते हैं। देखिए, सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर अगर हम बात करें तो रिटेल कैटेगरी में 0.91x सब्सक्राइब हुआ है एप्लीकेशन के बेसिस पर, यानी कि पूरा 1x भी नहीं है। और अगर आपकी एप्लीकेशन एकदम से सही है, मतलब उसमें कोई भी रिजेक्शन नहीं आता है, तो आपको 100% गारंटीड अलॉटमेंट मिलेंगे। और अगर हम QIBs क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की बात करें तो उनका सब्सक्रिप्शन रेट है 58x, यानी कि इंस्टीट्यूशनल बायर्स इस कंपनी के पीछे देख रहे हैं। देखिए क्या होता है, कई सारे IPO में 200x भी QIBs का कोटा रहा है, लेकिन वो बात और थी और ये बात और है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझता हूँ। देखिए, इसकी जो इश्यू प्राइस है वो है 12,500 करोड़ और वहाँ से 43% करीब QIBs के लिए रखा गया। तो इतने बड़े साइज के लिए 58x आना यानी एक बहुत ही बड़ी बात होती है और QIBs इसके पीछे देख रहे हैं, ये बात हमको समझ में आई। एक और चीज़, रिटेल कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन 1x भी नहीं है और QIBs का इतना ज़्यादा होना यानी कहीं ना कहीं रिटेल इससे भाग रहा है और QIBs इसको पकड़ रहे हैं। और अगर हम शेयर की बात करें तो देखिए, जो रिटेल इन्वेस्टर है, मेरे आपके जैसे जो इन्वेस्टर हैं, वो बहुत ही छोटे इन्वेस्टर हैं। कंपनी को भगाते हैं बड़े बड़े शार्क्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स, और यही कंपनी को चलाते हैं, यही कंपनी को भगाते हैं। तो फाइनली कंपनी की वैल्यूएशन समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कंपनी क्या बिजनेस करती है ये समझाना चाहूँगा। देखिए, एचडीबी फाइनेंशियल्स जो है वो एक NBFC है, यानी ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं और इनको IPO लाने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि इनकी कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही अच्छा हो रहा है, इनकी कंपनी का ग्रोथ भी काफ़ी तगड़ा हो रहा है, तो इनको IPO लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब ये IPO लाया क्यों, इसके मैं आपको रीजंस बताता हूँ। देखिए, ये प्रमोटर परसेंटेज है, ये इनको 75% के नीचे लाना था। HDFC बैंक का प्रमोटर परसेंटेज 94% है, ये इनको घटा के 75% तक लाना था, इसीलिए ये IPO लाए। दूसरा, इनको सितंबर 2025 से पहले लिस्ट होना था, इसीलिए ये IPO लाए। और इसीलिए इन लोगों ने OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल 10,000 करोड़ का लाया। इनको लोगों को इतना ज़्यादा शेयर बेचने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, बस इनको तो लिस्ट होना था सितंबर 2025 से पहले, इसीलिए ये IPO लाए। तो अभी बात करते हैं फाइनेंशियल रेशियोज की। तो इसका जो PE रेशियो है वो करीब 28 पे है, यानी कि इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 28 का है और प्राइस बैंड है यहाँ पे 740 रुपये, यानी कि कंपनी का वैल्यूएशन करीब 61,000 करोड़ तक हो रहा है। एक टाइम पे अनलिस्टेड मार्केट में 1200 रुपये इसका शेयर प्राइस था और अभी के कंपैरिजन में 40% डिस्काउंट पर हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हम GMP जोड़ भी लें तो मान के चलिए 10% अगर लिस्टिंग गेन्स यहाँ पे मिलता है तो इसका प्राइस 820 के करीब होगा। फिर भी अनलिस्टेड मार्केट से यहाँ पे बहुत ही सस्ता हमें मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यानी कि ये एक फाइनेंशियल बैंक है और फाइनेंशियल सेक्टर ग्रो अप करता है जब भी रेपो रेट्स कम होते हैं। तो अगर इंडिया में अगर बात करें तो NBFCs बहुत ही तगड़ी तरीके से ग्रो कर रहा है, लोग बहुत ही पैसे छाप रहे हैं। बजाज फाइनेंस की बात कर लीजिए, श्रीराम फाइनेंस की बात कर लीजिए, इनफैक्ट श्रीराम फाइनेंस तो निफ्टी 50 में भी आ रहा है। और अगर निफ्टी 50 की बात करें तो 25,500 के करीब निफ्टी 50 है, ऑल टाइम हाई के रिकॉर्ड को तोड़ने के कगार पे है। वैसे भी अगर हम इंडिया की मार्केट के थ्रेट्स की बात करें तो सभी थ्रेट्स दूर होते दिखाई दे रहे हैं और करंटली CRR भी 1% से कम हुआ था। RBI ने रेपो रेट्स भी 50 बेसिस पॉइंट से कट किए थे।
CBA इन्फ्लेशन की बात करें तो 2 से 3% की है, और अगर रेपो रेट की बात करें तो 6% के करीब है। RBI ने कहा है इसमें फ्यूचर में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी कि रेपो रेट और भी कम कर सकते हैं। तो सभी एंगल से NBFC सेक्टर के ऊपर अभी फिलहाल के लिए कोई भी थ्रेट देखने को नहीं मिल रहा। तो बात करते हैं लिस्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। अगर आप लोग ऐसे इन्वेस्टर हैं जो लिस्ट होने के तुरंत ही एग्जिट करना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लिस्टिंग गेन्स तो 10 से 15% तो होंगे ही होंगे। लेकिन अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर अगर आपको इन पैसों से कोई और भी दिक्कत नहीं है या फिर कोई और भी लॉसेस नहीं है, तो ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए भाई, अगर लिस्टिंग डे के दिन 20% से कम गेन मिलते हैं तो मैं तो इसे ज़रूर होल्ड करूँगा, क्योंकि आप लोग ही समझिए QIB कोटा है 58 टाइम सब्सक्राइब हुआ और वहीं रिटेल कोटा 1x भी सब्सक्राइब नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं रिटेल वाले छोड़ रहे हैं, QIB वाले ले रहे हैं, और स्टॉक मार्केट में कंपनीज को और स्टॉक्स को QIB वाले ही भगाते हैं। बाकी आप लोगों की मर्जी। वैसे ही आप लोगों को बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, इसीलिए आप लोग अपने डिसीजन को सोच समझ के लीजिए। मेरा काम था आपको सिर्फ एनालिसिस समझना, ताकि आप अपने डिसीजन को अपने ही पर्सपेक्टिव के ऊपर ले सकें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी कमेंट्स में नीचे बता दीजिए आपको भी डॉक्यूमेंट्री या फिर बिजनेस केस स्टडी जैसे वीडियो चाहिए, तो कमेंट में लिख दीजिएगा। ज़्यादा कमेंट आएंगे तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा।